नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक नया अपडेट ये दे दूं कि अभी हम कमोडिटी मार्केट की बात तो करेंगे ही, आपके सवाल तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही हम एक आज बहुत ही अहम सेगमेंट करने जा रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे आज बेसिस ट्रेडिंग की। जी हाँ, बेसिस ट्रेडिंग आपने नाम सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, लेकिन बेसिस ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बेसिस ट्रेडिंग है क्या और ये आपको क्यों करना चाहिए अगर आप इससे जुड़े हुए हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। एक बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे जो आपको बेसिस ट्रेडिंग की ABCD बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक्त बाजार की, और सोने और चांदी में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के और रवि दियोरा हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा गोल्ड और सिल्वर को लेकर। सोने चांदी में तेज़ी है और चांदी तो आज 70,000 के भी ऊपर चली गई। 70,000 के ऊपर इसलिए गई क्योंकि चीन से ये खबर आई कि कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। उसका बड़ा इम्पैक्ट आज मेटल पर, क्रूड पर और बुलियन पर दिखा है। आप जरा बताइए कि क्या गोल्ड और सिल्वर की ये तेज़ी आज शाम के कारोबार में और बढ़ सकती है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि चाइना की तरफ से जैसे ही कोविड प्रतिबंधों में ढील हुई है और वहाँ की इकॉनमी ओपन अप होने की न्यूज़ आई, तो उसके कारण हमने गोल्ड सिल्वर में तेजी देखी और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी देखी। और साथ साथ तो थोड़ा सा दबाव जो है डॉलर इंडेक्स में देखा। डॉलर इंडेक्स में दबाव आने के कारण भी कमोडिटीज़ को बेनिफिट हुआ। और जैसे ही चाइना की इकॉनमी ओपन अप होगी तो वहाँ से एक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की मांग बढ़ेगी। और जैसा कि सिल्वर में हम जानते हैं कि कमोडिटी इंडस्ट्रियल कमोडिटी की भी कंटेंट है, तो इसलिए चांदी में थोड़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है बनस्पत गोल्ड। बट मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आज के दिन में थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। थोड़ा हल्की-फुल्की करेक्शन के आसपास खरीद के ट्रेड बनाना चाहिए। जैसे सिल्वर में 69,750 के आसपास एक बाय का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 69,300 के स्टॉप लॉस से, और 70,600 का पहला टारगेट रखें, 71,000 का दूसरा टारगेट रखें। सिमिलरली गोल्ड में भी बाय का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है अराउंड 54,750 पर। 54,590 का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, 55,100 का इसमें लक्ष्य रखें। ओके, आपका व्यू क्या है रवि जी? आज शाम के कारोबार में, इवनिंग ट्रेड में गोल्ड में और सिल्वर में क्या करना चाहिए? जरूर से जैसे आगे राजीव जी बात कर रहे थे, मेरे और राजीव जी के लेवल्स में 10-20 पॉइंट का ही फर्क है। मुझे भी लग रहा है कि पर्टिकुलर दोनों कमोडिटी में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव है एंड बाइंग पे अच्छा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज यूएस जैसे ओपन होगा, थोड़ी वोलेटिलिटी में अगर नीचे मिले तो वहां पे दोनों कमोडिटीज में बाय लिया जा सकता है। गोल्ड में बाय करना है 54,760 के करीब, 54,980 एंड 55,100 तक के लेवल वहां देखने को मिल सकते हैं। 54,580 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 69,800 के करीब अगर चांदी मिलती है तो भी वहां पे बाय करना है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 2470 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जाने चाहिए। तो डोमेस्टिक मार्केट में वो 70,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 69,500 के स्टॉप लॉस के साथ उसमें भी बाय डिप्स रहना है। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आज के लिए बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। इंट्राडे में सेकंड हाफ में अच्छा गेन मिल सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये तेजी अभी बढ़ सकती है। 70,000 के ऊपर चांदी में अभी भी ट्रेड हो रहा है। 1,000 रुपए से ज्यादा की तेजी इस वक्त चांदी में दिख रही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राकेश का, मेरठ से जुड़ रहे हैं। पूछिए राकेश जी। कॉटन के बारे में। कॉटन के में अच्छा, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट तो आया नहीं सर अभी। खैर चलिए, अगर आप फिजिकल के लिए जानना चाह रहे हैं तो बताइए राजीव जी, क्या प्राइस देख पा रहे हैं अभी आप कॉटन का? देखिए, जिस तरह से भी अभी फिलहाल कॉटन की जो फिजिकल मार्केट है वहां पर काफी भाव में उठक फटक देखने को मिल रही है। इनफैक्ट थोड़ा प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है जनवरी के फर्स्ट वीक में थोड़ा डाउनसाइड प्रेशर ही रहना चाहिए कॉटन के प्राइसेस में, बिकॉज एकदम से कॉन्ट्रैक्ट नया लॉन्च नहीं हुआ है। और जिस तरह से फ्यूचर्स मार्केट में एक रेफरेंस प्राइस भी मिल जाता था फिजिकल मार्केट वालों को, तो मुझे लगता है कॉटन के प्राइस में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है जनवरी के महीने में। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। अगला सवाल है स्वप्निल का,
अकोला से जुड़ रहे हैं, पूछिए स्वप्निल। सर मुझे ये पूछना था कि जैसा क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल में प्राइस एक्शन और न्यूज का कितना इम्पैक्ट रहता है? क्रूड ऑयल में प्राइस एक्शन और न्यूज़ का? यस सर। नहीं, आपने क्या पूछा? एक तो न्यूज़ हो गया और दूसरा क्या पूछा? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन तो खैर क्रूड में ही आता है, लेकिन आपका जो पहला सवाल है कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रहता है, तो देखिए न्यूज़ का बहुत इम्पैक्ट रहता है। ग्लोबल कमोडिटी है क्रूड, और क्रूड में सिर्फ डिमांड सप्लाई की खबर का ही इम्पैक्ट नहीं होता है, बल्कि आप ये मान के चलिए कि क्रूड ग्लोबल पॉलिटिकल कमोडिटी है। अगर कोई भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर ग्लोबल लेवल में होता है, चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे कुछ और हो, उसका बड़ा इम्पैक्ट क्रूड पर इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए कि क्रूड एक बड़ी कमोडिटी है और दुनिया भर की इकोनॉमी में क्रूड का बहुत बड़ा रोल है। लिहाजा अगर मान लीजिए कहीं पर युद्ध का माहौल बनता है, तो युद्ध के माहौल में होता ये है कि डिमांड घटने की आशंका बढ़ जाती है, तो उसके बाद दाम घट जाते हैं। लेकिन अगर युद्ध उन देशों के बीच हो जो सप्लाई को ड्राइव कर रहा हो, जो देश, तो वहाँ जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो लगता है कि सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर दाम बढ़ जाते हैं। ताज़ा एग्जाम्पल आपके सामने है यूक्रेन और रूस का। जब दोनों देशों में युद्ध शुरू हुआ तो रूस चूँकि एक बड़ा सप्लायर है ग्लोबल मार्केट को तेल का, तो लिहाजा ग्लोबल मार्केट को ये लगा कि अब रूस से सप्लाई तो होगी नहीं। तो उसके बाद आप देखिए कच्चा तेल बढ़कर $139 के भी ऊपर चला गया। तो सीधा इम्पैक्ट होता है, कोई भी खबर आती है क्रूड पर इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन हाँ, जब भी आप ऐसी खबरों को देखें तो आप उसको इस तरह से देखें कि जो खबर आ रही है उसका डिमांड सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट होगा। डिमांड बढ़ेगी घटेगी, सप्लाई बढ़ेगी घटेगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस खबर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रोहित का, पूछिए रोहित जी। सर जी, सर मैंने सिल्वर सेल कर रखी है 69,000 में, तो रुकना चाहिए या क्या करना चाहिए? 69,000 में आपने चांदी में बिकवाली की है। आप जानना चाहते हैं कि अभी रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? बताइए रवि जी, क्या करना चाहिए? 70 के ऊपर है भाव। 69,800 के करीब लिमिट लगा के रखे। सेकंड हाफ में जैसे अभी यूएस 2 दिन की मंथ्स के वैसे देखे तो एक वीकेंड के बाद ओपन हो रहा है, तो आई थिंक बड़ी वोलेटिलिटी होगी। तो वो वोलेटिलिटी में अगर आपको 69,700 से 800 का बिटवीन लेवल मिल जाए तो एक बार एग्जिट हो जाना है। ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है कि ड्यू टू दिस चाइना न्यूज, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है चांदी का, तो लग रहा है कि अगर वहां पे रीओपनिंग के न्यूज आ रहे हैं तो थोड़ा प्राइस में एक सपोर्ट मिलेगा। और काफी टाइम के बाद उसने 69,500 के लेवल के ऊपर स्टेबल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपको एक बार नीचे थोड़ा यहाँ से 200 पॉइंट की अगर करेक्शन मिलते हैं तो एक बार आपके सेल पोजीशन में से एग्जिट हो जाना। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है अभिनंदन का। पूछिए अभिनंदन जी। आपको आवाज आ रही है? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनसे लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन गोल्ड में आज क्या ट्रेड लें राजीव जी, आज शाम के लिए? मेरे को लगता है मृत्युंजय जी $1,800 के ऊपर वापस गोल्ड चला है और प्लस डॉलर इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर है, तो गोल्ड एक बार 55,100 का स्तर छू सकता है। 54,750 के पास में बाय कर सकते हैं। 54,590 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर मिस्टर चौधरी जुड़ रहे हैं गुजरात से। पूछिए चौधरी जी। हाँ सर, सिल्वर खरीदना है। सिल्वर मिनी 20 लॉट 67,000 पे आवेगी। 20 लॉट आपने खरीदा है या खरीदना है आपको? खरीदना है। अच्छा, खरीदना है 20 लॉट। ओके, तो रवि जी क्या ये भाव ठीक है बड़ी बाइंग के लिए, या एक करेक्शन का वेट करना चाहिए? अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। मिनी एक सबसे बड़ा ऑप्शन है जिसको एक प्राइस पे ना तो ट्रैप होना है, ना तो एक प्राइस पे मुनाफा लेके निकलना है। मुझे लग रहा है कि आप क्या करें, आप यहाँ से 200 पॉइंट का एक लेवल ध्यान में रखें। एवरी 200 पॉइंट का करेक्शन आता है, आप एक सिल्वर मिनी का लॉट जो है वो आपके पोजीशन में ऐड कर ले। मुझे लग रहा है ओवरऑल जो ट्रेंड बना है, नीचे 67 का लेवल ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और ऊपर 72 तक के एक लिमिटेड टारगेट के लिए आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। 66 का वेट करना उचित नहीं है। अगर ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनानी है तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल से भी हर एक 200-300 पॉइंट के करेक्शन में 20 लॉट आपको लेने हैं, तो एक एक लॉट से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है राजेश का। पूछिए राजेश जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। अब मैंने सिल्वर का 4,69,500 पे शॉर्ट किया है सर। 69,500 पे आपने सेल किया है? हाँ जी। अच्छा, तो
तो राजीव जी क्या सुझाव आपका? मृत्युंजय जी, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है और बहुत मतलब कुछ दिनों की एक कंसोलिडेशन के बाद चांदी जो है 70,000 के आसपास सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अपसाइड। मेरी एडवाइस होगी राजेश जी को कि अराउंड 69,700 800 के आसपास अगर करेक्शन आए तो वहाँ एक बार शॉर्ट को कवर जरूर कर लें। और अदरवाइज अगर इस शॉर्ट में मेंटेन रहना चाहते हैं तो 70,600 का एक क्लोजिंग का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। अदरवाइज मतलब काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब चांदी में अपसाइड की मूव बनती है तो काफी स्टीप मूव होती है, एक एक दिन में काफी चांदी ऊपर चली जाती है। तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, अदरवाइज थोड़ा करेक्शन आने पे कम लॉस पे निकलने की कोशिश करें। ठीक है, अगला सवाल है अमरजीत का। पूछिए अमरजीत जी। सर मैं जिंक में जानना चाहूंगा सर, जिंक सर ये कितना और ऊपर जा सकता है यहाँ पे? जिंक में ओके, जिंक में आप देखिए 273 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, करीब करीब 1.25 से 1.5% के आसपास की तेज़ी है। चीन से जो खबर आई ओपन अप होने की, उसका इम्पैक्ट आज हमने जिंक पर देखा है, पूरे मेटल पर देखा है। तो बताइए रवि जी, क्या लगता है जिंक का फ्यूचर आपको? जरूर से फ्यूचर स्ट्रांग लग रहा है, और पर्टिकुलर जब चाइना के कोई न्यूज आते हैं कॉपर जिंक दोनों में एक अच्छा रिएक्शन उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइड होता है। तो अभी पॉजिटिव न्यूज आए तो पॉजिटिव साइड उसका रिएक्शन रहेगा। साथ में हायर लेवल से काफी बड़ा करेक्शन भी ऑलरेडी आ चुका है। अभी क्या करें, कुछ भी गिरावट आए 267 का एक काफी अहम सपोर्ट है। अगर इंट्राडे के लिए करना है तो 269 पे एक अच्छा सपोर्ट है, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को ट्रेड लेना है तो 267 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। मुझे 280 तक के लेवल्स दिख रहा है और इंट्राडे में एक बार 275 के लेवल दिख रहा है। अगर नई स्ट्रेटेजी बनानी है तो 271 के करीब बाय करें, इंट्राडे 275 टारगेट एंड 269 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनली मुझे लग रहा है कि एक बार 280 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मिलने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है राजेंद्र का। पूछिए राजेंद्र जी। जय माता जी। जी मेरा ग्वार सीड के ऊपर सवाल है जी। मेरी 5850 रुपए में ग्वार सीड बिका हुआ है जनवरी का। किस भाव पर? 5850 पे जी। आपने बेचा हुआ है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मार्केट तो ऊपर है तो मेरा दोनों एक्सपर्टों से सवाल है जी, क्या बनेगा आप 2-4 दिनों में? दोनों एक्सपर्ट से आपका सवाल है। रवि जी बताइए पहले आप, 5800 के आसपास ये शॉर्ट में है, मार्केट ऊपर है, फंडामेंटल भी तेजी के बताए जा रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? जरूर से तेजी के फंडामेंटली एक कंसोलिडेशन रेंज में था और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज आ चुका है। अब अगर क्या करें आप, नीचे के लेवल में आपने शॉर्ट किया है, अगर ये लेवल कुछ भी 5900 के करीब आ जाता है तो मेरी एडवाइस रहेगी कि एक्सिट हो जाए। ऊपर मेरा मानना है कि 6200 तक के प्राइसेस आपको दिखने चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए 6120 का, एंड आप अगर कुछ भी गिरावट यहाँ पे वॉलेटिलिटी के पार्ट में देखने को मिले तो वहां पे एक बार एक्सिट हो जाए। ओवरलोड मुझे लग रहा है कि 6500 तक के लेवल भी आप 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरलोड ट्रेड पॉजिटिव है, शॉर्ट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी होगी ग्वार की। तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल तेजी के हैं, इसलिए शॉर्ट में बने रहना आपके लिए ठीक नहीं होगा। जब भी मौका मिले, थोड़ा सा भाव नीचे आए तो आपको निकल जाना चाहिए। ये राय रवि जी की आपके लिए। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और राजीव जी आपका जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे आज कमोडिटी की क्लास में बेसिस ट्रेडिंग की। और बेसिस ट्रेडिंग की बारीकियां समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुमित गुप्ता, जो कि डायरेक्टर हैं मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज़ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल, चूंकि ये बहुत ही नया टॉपिक हम लेकर आज ऑडियंस के सामने आए हैं और ये बेसिस ट्रेडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग का। तो सबसे पहले, चूंकि ये मतलब 2 लाइनर मैं अगर बताना चाहूँ दर्शकों को, उसके बाद आप जरा डिटेल में समझाएं कि बेसिस ट्रेडिंग, चूंकि एक नई बात आज हम कर रहे हैं, बेसिस ट्रेडिंग होता क्या है? बेसिस ट्रेडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिस ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि स्पॉट का मार्केट, हाजिर बाजार और वायदा बाजार। हाजिर बाजार और वायदा बाजार में जो भाव का अंतर होता है उसको हम बेसिस कहते हैं। और किस कमोडिटी के वायदा और किसी भी कमोडिटी के वायदा और हाजिर बाजार के भाव के डिफरेंस पर जब आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो ये बेसिस ट्रेडिंग कहलाती है। इसका मकसद ये होता है कि जैसे मान लीजिए स्पॉट में प्राइस कुछ भी है या वायदा में कुछ है, स्पॉट में प्राइस कम है और वायदा में ज़्यादा है, तो आप स्पॉट में खरीद कर, मतलब हाजिर में खरीद कर वायदा में बेच सकते हैं। उस डिफरेंस का जो फ़ायदा होगा वो उस फ़ायदे
को हम बेसिस ट्रेडिंग के जरिए जो फ़ायदा होगा वो कहा जाएगा। तो ये एक टूल है जो आपको ये बताता है कि मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और ये ऑप्शन मतलब बेसिस ट्रेडिंग का एक बड़ा मकसद ये होता है कि आपको साफ साफ मुनाफा दिखता है कि आपको मुनाफा कहाँ पर हो रहा है। बस आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है और उस स्ट्रेटेजी के जरिए ये मुनाफा कमाना है। तो अब सुमित जी जरा आप डिटेल में बताएं सर, बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करें कि बेसिस ट्रेडिंग की बारीकियां क्या हैं सर, क्या होती है ये? सुमित गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं सर? आई कैन हियर यू नाउ। हाँ, यस। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बेसिस ट्रेडिंग की बारीकियां क्या हैं, ये जरा आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को समझाएं, बताएं। सबसे पहले नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर किसी को फ्यूचर ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का होता है। और अधिकतर लोग बेसिस को समझते हैं और वो प्राइस को भी एक रिफ्लेक्टिव प्राइस समझते हैं। अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोलूं तो एक ग्रेन मार्केट में वेरियस पार्टिसिपेंट होते हैं, लाइक एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, तो उन सबका कंफ्लिक्टिंग लोड। प्रोड्यूसर सबसे अच्छा भाव चाहता है, प्रोसेसर सबसे अच्छा भाव चाहता है, लेकिन व्हाट इज प्राइस? प्राइस एक फ्यूचर मार्केट में एक ऑप्शन मार्केट है, यहाँ पर कमोडिटी एसएनडी के बेसिस पे, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं, मार्केट ये डिसाइड करती है कि किस कमोडिटी का आज भाव ये होना है। ये पूरी कमोडिटी की एसएनडी को रिफ्लेक्ट करता है। परंतु बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस एक लोकल मार्केट को रिफ्लेक्ट, बेसिस एक्चुअली फ्यूचर मार्केट और लोकल मार्केट, कमोडिटी की स्पॉट मार्केट एसोसिएशन है, ये दोनों जोड़ता है। बेसिस अगर हम सरल शब्दों में समझें, ये लोकल मार्केट की रिफ्लेक्शन है। हम फ्यूचर मार्केट एसोसिएट करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा इस पे और एक काउंटर क्वेश्चन मेरा सुमित जी, आप जरा इसको एग्जांपल के जरिए समझाइए सर, कि आपने कहा कि ये एक मार्केट का रिफ्लेक्शन है। तो मान लीजिए मैं किसी एक कमोडिटी का हम लोग जिक्र कर लें, मान लीजिए ग्वार ले लें एग्जांपल के तौर पर, और अगर ग्वार का प्राइस मान लीजिए स्पॉट मार्केट में हाजिर बाजार में मंडियों में मान लीजिए 5800 रुपये है, और अगर फ्यूचर मार्केट में 6000 है या 6200 रुपये प्राइस, मान लीजिए 6000 का प्राइस हम मान के चलते हैं अभी, तो क्या 5800 के भाव पर हम स्पॉट में खरीद लें, हाजिर में खरीद लें, और 6000 के भाव पर वायदा में बेच दें? यही है बेसिस ट्रेडिंग? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत अच्छे एग्जाम्पल की तरह पूछा। बेसिस एक्चुअली अगर हम इसको फॉर्मूला में देखें, इट इज कैश प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। तो आपने बोला कैश प्राइस 5800 है और फ्यूचर 6000 रुपया है, और मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपके पास गवार क्रॉप है, तो आप क्या कर सकते हैं, या आप प्रोसेसर हैं, आप 5800 रुपए का ग्वार या तो फिजिकल में खरीद सकते हैं और उसको 6000 रुपए में आप फ्यूचर में बेच सकते हैं। उससे आपका बेसिस डिफाइन हो गया 200 रुपया। दैट मीन्स कैश प्राइस माइनस 200 रुपया। कैश प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस इज बेसिस। कैश प्राइस अगर 5800 है, फ्यूचर प्राइस 6000 है, तो आपने अगर फ्यूचर बेचा है, अगर आपने फ्यूचर बेचा है, दैट मीन्स यू आर लॉन्ग बेसिस। इसका मतलब है कि जब आपके पास डिलीवरी आएगी, आपके पास माल आएगा, आप अपना फ्यूचर को अनवाइंड करेंगे, तो इस समय आप शॉर्ट बेसिस हैं। लेकिन अगर प्राइस के तौर पे बोले तो आपका बेसिस 200 रुपया पे डिफाइन हो जाता है, -200। आप 5800 रुपए का कैश रिस्क कैरी नहीं कर रहे, आप केवल बेसिस रिस्क कैरी कर रहे हैं 200 रुपीज का। आपने बहुत अच्छी तरह इसका जो एक्सप्लेन किया है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जो बात सुमित जी कह रहे हैं कि आप बेसिस ट्रेडिंग को कैसे पहचान सकते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और आप इसके जरिए समझ पाएंगे कि कब बेसिस। अच्छा एक बात और सुमित जी, इसमें थोड़ा सा अगर छोटा जवाब आप और दे दें कि बेसिस पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है सर, इस बेसिस को कैसे पहचाना जाए, ये जरा बता दीजिए सर। अगेन वेरी मेटिव क्वेश्चन। देखिए, बेसिस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। व्हाट इज अ पॉजिटिव बेसिस?
पॉजिटिव बेसिस एक ऐसी सिचुएशन है जब आपके लोकल कैश प्राइस हायर देन फ्यूचर प्राइस। नेगेटिव बेसिस एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका लोकल कैश प्राइस इज लेस देन फ्यूचर प्राइस। और बेसिस एक ऐसी लोकल प्राइस और फ्यूचर प्राइस सेम है। सवाल आप ये पूछ सकते हैं ऐसा कब हो सकता है? जब आपकी लोकल एसएनडी लोकल कमोडिटी एसएनडी टाइप है। मान लीजिए राजस्थान ड्राउट है और सोयाबीन की क्रॉप बाकी क्षेत्र बहुत अच्छी है, तो आपके राजस्थान में पॉजिटिव बेसिस होगा, आपके लोकल भाव फ्यूचर प्राइसेस से ऊपर ट्रेड करेंगे। और दूसरी सिचुएशन इसको ऐसे देखते हैं, मान लीजिए एमपी में बहुत अच्छी फसल है और वहां पर फ्यूचर प्राइस से कैश प्राइस नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव बेसिस ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह फ्यूचर नेगेटिव और पॉजिटिव या जीरो तीनों तरह से ट्रेड कर सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर की हिस्ट्री समझें, हम फ्यूचर कैश प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस की हिस्ट्री ट्रैक करें, उसकी सीजनैलिटी ट्रैक करें और उसके बेसिस प्रॉपर रिस्क स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं अपने लोकल प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, लोकल एरिया के लिए। और ये आपके कंप्लीट प्राइस को केवल कन्वर्ट कर देता है। और बेसिस रिस्क इज मिनिमम, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ रिस्क है। किसी को भी अगर रिस्क मैनेज करना है तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिस आवश्यक। दे कैन नॉट वॉक अवे। ओके, ये आपने बहुत ही बढ़िया बताया कि कब बेसिस जो है पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक एग्जांपल अगर आपको और हम देना चाहें, जैसे अभी आपने ग्वार के बारे में बताया, तो सुमित जी आप जरा बताइए सर कि अगर मैं मतलब ये सवाल मेरे मन में ऐसे ही आ रहा है कि बेसिस पॉजिटिव निगेटिव क्या दोनों में बराबर फ़ायदा हो सकता है, या पॉजिटिव बेसिस जब हो तब ज़्यादा गुंजाइश होती है मुनाफे की, नेगेटिव में कम गुंजाइश होती है, क्या होता है सर ये? सर देखिए, फायदा और नुकसान आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। मैं एक ऐसा प्रोसेसर इस एग्जांपल को आपको रिफ्लेक्ट करके बोलता हूँ। मान लीजिए मैं एक सोयाबीन प्रोसेसर हूँ और मेरे पास और मई जून का महीना चल रहा है जब सोयाबीन की प्लांटिंग चालू है। इंटरनेशनल मील की डिमांड अच्छी है और मेरे पास मील के एक्सपोर्ट के अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं अक्टूबर। मैं कैलकुलेट करता हूँ कि सोयाबीन अगर 6,000 रुपए का होता है तो मेरे को एक्सपोर्ट करके फायदा है। एक तरीका यह है मैं सोयाबीन मील बेच दूं और रोज सुबह शाम प्रार्थना करूं 10,000 रुपए के नीचे सोयाबीन का भाव रहे। दूसरा तरीका यह है कि मैं सोयाबीन का फ्यूचर तो हो सकता है उस दिन 6100 रुपए या 6,000 रुपए ट्रेड कर रहा है उसको खरीद लूं और मैं सोयाबीन आने की वेट करूं। अक्टूबर में मान लीजिए सोयाबीन के भाव ऊपर चले जाते हैं और फ्यूचर 6500 रुपया हो जाता है, लेकिन उसके सामने एमपी में फसल बहुत अच्छी है, कैश कमोडिटी केवल 63 रुपया तक जाती है। फ्यूचर में फायदा हुआ 500 रुपए का, मेरे को फिजिकल में नुकसान हुआ 300 रुपए का। तो बिकॉज ऑफ ऑन बेसिस रिस्क मैनेजमेंट मेरे 300 रुपए का मुनाफा हुआ। और इसी तरह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो किसान के साथ काम करते हैं वो भी इस चीज का फायदा उठा सकती है। तो ये इसलिए तो आपने मुनाफा और नुकसान की बात बोली, ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली हमको फ्यूचर प्राइस कैश प्राइस इनके रिलेशन को डिफाइन करके बेसिस में कन्वर्ट करना है। और हमको यूजुअली वी शुड ओनली ट्रेड बेसिस रिस्क। एक अच्छा रिस्क मैनेजर, एक अच्छा प्रोसेसर should always trade basis risk. They should never trade flat price risk. ये बहुत ही डिटेल में आपने मतलब ये आप मान के चलिए कि बेसिस ट्रेडिंग की बेसिक आज हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपको एक बार फिर से एग्जांपल के जरिए बता दें फटाफट। ग्वार का एग्जांपल तो हमने लिया ही, जीरे का एग्जांपल भी अगर आप देख लें कि मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास 10 क्विंटल जीरा पड़ा है। सुमित जी आप करेक्ट करेंगे अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। एक ट्रेडर के पास मान लीजिए 10 क्विंटल जीरा है और हाजिर में और जो जीरे का प्राइस है वो मान लीजिए 25,000 रुपये है और फ्यूचर में 28,000 रुपये है। तो 3,000 रुपये का जो अंतर है, इस 3,000 के अंतर के लिए ट्रेडर को क्या बनानी पड़ेगी स्ट्रेटेजी? तो ट्रेडर क्या करेगा, हाजिर में माल लेगा, हाजिर में खरीदेगा 25,000 के भाव पर और वायदा में इसे 28,000 के भाव पर बेच देगा। तो मतलब ये 3,000 का फायदा जो हुआ ये बेसिस ट्रेडिंग के जरिए हुआ। राइट सर, यही है बेसिस? बिल्कुल। और इसमें आप कैश एंड कैरी मॉडल देखते हैं, जब आपका कॉस्ट ऑफ कैरी इज लेस देन आपका स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी इज लेस देन फ्यूचर प्राइस, तो आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। मृत्युंजय जी आपने एकदम सही एक्सप्लेन किया। और इस तरह बेसिस को एक्सप्लेन समझ के आप किसी भी सिचुएशन में फ्यूचर ट्रेडिंग के
द्वारा एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सर समझाया आपने, बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका। और चूंकि आज हमारी ये पहली सीरीज है, हम कई सीरीज के जरिए आपको बेसिस ट्रेडिंग की पूरी बारीकियां बताएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि बेसिस ट्रेडिंग क्या होती है। अब अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बेसिस ट्रेडिंग को प्रभावित करते हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्ट्रेटेजी अपनी अच्छी बना पाएंगे और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो अगली सीरीज में इसी पर बात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।